उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर दिलों में जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में वैसी गूंज चाहिए, बस इरादों में वैसी गूंज चाहिए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जिंदगी जीना है तो कुछ इस कदर जियो कि वो एक मिसाल बन जाए, कि वो एक मिसाल बन जाए। एक ऐसी ही मिसाल लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नमस्ते, मैं प्रांजल पाटिल और मैं श्रुति चौरे यंग रिसोर्स ब्रिगेड फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के एक बेहतरीन मुलाकात में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सफलताएं प्राप्त की है। मिस्टर निवृत्ति सोमनाथ अवहाड़ सर, जिन्होंने 2020 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने आप का आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया है। मिस्टर निवृत्ति अवहाड़ सर, जो नासिक के मूल निवासी है, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा नीमगांव जिला परिषद विद्यालय से की और अपनी माध्यमिक शिक्षा बारागांव पिंपरी माध्यमिक विद्यालय से की। उसके बाद सर ने सिंहगढ़ कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 3 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। सर ने एमपीएससी की परीक्षा पास करके मुंबई के मंत्रालय में एज एन सेल ऑफिसर कुछ समय के लिए कार्य तक किया। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद सर आईआरएस में शामिल हो गए। ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने 2020 में यूपीएससी की परीक्षा फिर अटेम्प्ट की और अपने आप को आईएएस ऑफिसर बनाया और फिर से एक नया इतिहास रच दिया। एक बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले निवृत्ति अवहाड़ सर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए हैं और दिन रात एक करके कठिन परिश्रम से अपना ये सपना पूरा किया है। तो आइए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं आज के हमारे माननीय अतिथि से और जानते हैं उनका सफर। वो कहते हैं ना, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरे करने की चाह और जिद बहुत कम लोगों में होती है। उन्हीं में से एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर निवृत्ति सोमनाथ अवहाड़ सर। नमस्ते सर, मैं श्रुति चौरे और मैं प्रांजल पाटिल यंग रिसोर्स ब्रिगेड फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सर, अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहेंगे। सर, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस तरीके का है, जब आप एक बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी और एक वेल एजुकेटेड अच्छे आईएएस ऑफिसर की इस जर्नी को देखते हो, तो इससे आपको क्या कहना, क्या संदेश आप देना चाहोगे कि इस जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? So I come from a village, as you told us. Thing is that एक गांव में पैदा होना कोई पाप है नहीं. I was born in a village, but despite that, I think my both parents are illiterate. Both are having zero education, but they were so curious to teach their children. So I was very fortunate to have such a parents who pushed me. So till 10th, I studied at a village level. Then 11th, 12th, I studied at a block level. After that, as usual, everyone in a common middle class family become engineer. So I became a mechanical engineer. I studied from Pune University, Sinhagad College. Thereafter, as usual, as you know, background is humble, so you don't have that much risk-taking ability in initial year. So I started doing job in SR Steel India Limited in Odisha. I was working in Keonjhar district of Odisha. So somehow, after doing two and a half and 3 years of job in Odisha, one of my friend who was preparing for state services, he motivated me. Why you are staying in Odisha? You should prepare something. Like, you are so clever student in engineering. But by then, by 2014, my confidence was almost zero, less than zero, I will say that. But because of my friend who motivated me to study for state services, then in 2014, I gave my first attempt of Rajya Seva. In that, I reached to the interview stage, but I couldn't clear it. उसके बाद ये हुआ कि अब मैंने जॉब ही छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा. So 15, I again gave exam, then I cleared my Rajya Seva exam. Then at the same time मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी प्रीलिम दिया, वो भी क्लियर हो चुका था. तो राज्य सेवा मेंस एग्जाम में पुणे में देखिए दिल्ली शिफ्ट हो गया था, मेरा दोस्त वहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था. Then I went, unfortunately in that attempt only I cleared my UPSC mains also. So that was a major confidence boosting factor, because for 3 years I was doing nothing in Odisha. After that, this was a really great journey, and in 15 I got selected as section officer in state service. But unfortunately I couldn't clear my civils exam. I missed by 7 marks in my 15 attempt. But at least one job was there. I left Odisha and I was very happy with that. Not complacent, but I was definitely happy. तो उसके बाद क्या हुआ, मैं I stayed in Delhi. I took leave from state service job. Means we got a leave for 1 year for preparation, and I think in that attempt I prepared and I got into Indian Revenue Service income tax. So that was my journey till then. After that also I gave attempts, but I couldn't clear the exam.
Then I joined my training in Nagpur. There is an academy called NADT, Nagpur, National Academy of Direct Taxes, Nagpur. I did my training. Then I started working in Madhya Pradesh. There is a place called as Katni. It was my first posting. Then Jabalpur, I was there. But due to COVID, you know, there were disturbances in personal life and in professional life. So in order to just, you know, come out of everything, I started again preparing, because this was the only one thing which I enjoyed for 3-4 years. So I decided to prepare, and with the God's grace and everyone's support, my wife, my kid, my parents, and so many people who motivated me to write the exam. यार इतने दिन हो गए. I cleared the exam in 2020, and then I got selected into IAS. Now I'm Rajasthan cadre IAS. I will be joining field in a week or so. So this has been my journey. And throughout the journey, I think that support of so many people. Obviously, you're working hard, but despite that, there were ups and lows in my preparation. तो उस दौरान आपके दोस्त फिनेंशियली मोटिवेट रखते थे, मेंटली प्रिपेयर रखते थे. कभी कभी फिनांस मैनेज हो जाता तो मेंटली लगता था यार होगा कि नहीं, क्योंकि हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं गलतियां होती थी. वो गलतियां रेक्टिफाई करने का चांस मुझे लगता अगले अटेम्प्ट, ऐसे करते करते काफ़ी अटेम्प्ट देते गए. लेकिन आई थिंक everything is good if it ends well. So that has been my story. It's a story of not perseverance, I will say, but हार्ड वर्क. एंड मैंने कभी ऐसा, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, बिकॉज आई गॉट सक्सेस वेरी अर्ली इन स्टेट सर्विस एंड सिविल सर्विसेज, सो दैट फिनेंशियली एंड मेंटली आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड बैलेंस्ड अबाउट माय प्रिपरेशन. तो उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज भी हो चुकी थी, तो मुझे ज़्यादा समय की ज़रूरत भी नहीं थी. बाद में बस एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत थी आई, उसके लिए ज़्यादा मेहनत थी कि मोटिवेशन हो कि नहीं, क्योंकि इतनी बार तुमने फेलियर देखने के बाद यू गेट lot of scary feelings. यार होगा कि नहीं, हर बार you go with expectations. So when I was writing this attempt, very few people, even including my parents, they were not aware कि मैं नौकरी कर रहा हूँ. अब नौकरी कर रहा हूँ तो उसके बाद कोई पूछेगा नहीं, बिकॉज अपने यहाँ एक जॉब मिल गया, कोई भी जॉब हो, छोटा बड़ा ऐसा जॉब तो नहीं, जॉब था. तो उसकी वजह से मुझे प्रेशर भी नहीं था. तो विथ एंजॉयमेंट एंड विथ फुल फ्रीडम आई गिव अटेम्प्ट एंड आई एम हियर टुडे. ओके, थैंक यू सर. मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग कोशिशें छोड़े ना तो सफलता अपने कदमों में रहती है. सर अभी जैसे आपने अपने सफ़र के बारे में बताते वक्त अपने परिवार का जिक्र किया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि परिवार का इस सफ़र में क्या योगदान था? Obviously, complete support goes to परिवार, because after becoming IRS anyway, तुम गांव से आते हो, एक क्लास वन, सो कॉल्ड क्लास वन नौकरी मिलती है तो लोग बोलते हैं अभी इसके आगे क्या करना है, you should be settled. But I think that it was my aspiration to become an IAS officer, and that was the only one reason. कभी कभी फैमिली ऑब्वियसली उनको लगता है यार सबको टाइम देना चाहिए, और यू समटाइम्स दे फील यू आर वेरी सेल्फिश. इवन आई फील दैट आई वाज सेल्फिश ड्यूरिंग माय जर्नी एट द एंड, बिकॉज यार सब लोगों को तुम्हें साथ लेके जाना है, सबका विकास करना है, तो एटलीस्ट योर फैमिली मेम्बर शुड एग्री. बट ठीक है, उनके अपनी कंसर्न थे, बट मैं जितना पॉसिबल होता था उतना बैलेंस करके सबको टाइम दे के अपने लिए 4 घंटे निकालता था. ट्रेनिंग हो या फिर फील्ड पे भी था, ऑफिस काम करके जितना टाइम बचाता था. यही कि मैंने थोड़े सोशल कमिटमेंट कम कर दिए थे, और जो अपना किसी की शादी अटेंड करो, इनके यहाँ जाना है, वो पार्टीज करना है, तो वो मुझे लगता है उस दौरान मैंने कम किया. वो टाइम बचा के मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए दिया. सो आई वाज ट्राइंग, इट वाज अ टाइट रोप वॉक. ऐसा इतना आसान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आदत भी लग गई थी ये सब चीज़ों की. आज भी आप मुझे कोई भी बुक दो मैं पढ़ लूँगा, तो वो मुझे लगता है वो आदत मुझे काफ़ी अच्छी वाली आदत थी ये, कि बुक ले लो पढ़ लो, मज़ा आता था, तो उसकी वजह से वो चल गया. बाकी सब फैमिली हैज़ बीन अ वेरी मेजर सपोर्ट सिस्टम now also, and obviously throughout career and everyone, because you should have that strong backbone, and I think family plays a great role in that. सर बहुत अच्छा लगा फैमिली के बारे में सुन के, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं पर भी पहुंच जाए, किसी भी मुकाम को हासिल कर ले, लेकिन फैमिली के कंट्रीब्यूशन को हमें क्रेडिट देने के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए. तो बहुत अच्छा लगा सर आपका ये आंसर. सर अगला प्रश्न ऐसा है कि आपने जब प्रिपरेशन करने की शुरुआत की, तो आप किस स्ट्रैटेजी को लेकर के चल रहे थे? जब मैंने शुरुआत की तो मैंने बताया मेरा प्रिपरेशन काफ़ी तदर्थ था, एडहोक था इनिशियली, कि क्या करूं क्या नहीं. मेरा दोस्त जो प्रिपेयर कर रहा था स्टेट सर्विस ने, उसने बुक भेजे थे मुझे, तो मैंने वही तात्या का ठोकरा और क्या क्या बुक आते हैं, इवन आई स्टार्टेड विद दैट. जनरली पीपल शुड स्टार्ट विद NCERT एंड ऑल दो स्टैंडर्ड बुक्स, बट एट दैट टाइम इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस. बस जो भेजा मैंने किया, और बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे बुक, जब पुणे में मैं पढ़ने आया सदाशिवपेट में, तो वहाँ मुझे लोग मिले, फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं थोड़ा बहुत बताया, लेकिन वहाँ बाद में पता चला कि यार काम कम और चाय पे टाइम ज़्यादा निकल जाता था. लेकिन मुझे लगता है मेरी पहली प्रीलिम
हाफ नंबर से निकली थी राज्य सेवा की पहली प्रीलिम। तो उससे पता चला यार बेसिक भी आप एफर्ट्स करके जाओगे तो हो जाएगा। तो बस रिसोर्सेज मुझे काफ़ी बाद में पता चले, लेकिन मुझे क्या करना था वो पता चल गया था वही पहले अटेम्प्ट में। तो मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और स्ट्रैटेजी एज सच मेरी काफ़ी लंबी स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स माई ड्यूरिंग सिविल जर्नी, जो मुझे लगता है मैं 2-3 साल में आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकता था। बस गलतियाँ, फिर कॉम्प्लेसेंसी, घर का प्रेशर है, और फिर बाद में वी स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूज, यार तुम्हारे पास तो IRS जैसे नौकरी है, तुम्हें चाहिए क्यों। तो आई थिंक ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रिपरेशन कॉम्प्लेसेंसी कभी नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, मेरे से जो गलती हुई हमेशा नोट्स, आई हैव बीन अ वेरी लेजी गाय व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन। चलो कर रहे, मैं पढ़ता था, अंडरलाइन करता था, लेकिन कभी खुद के नोट्स नहीं बनाता था। तो ये नोट्स मेकिंग मेरे से काफ़ी बार मिस आता था, सब कुछ था, लेकिन एग्जाम में होता क्या, कम समय में आपको 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, तो उसमें आपको रिकलेक्ट नहीं होगा। तो ये जो गलतियाँ मैंने थोड़ा वो किया। बाद में शुरुआत में मैं रिवीजन इतनी करता नहीं था, लेकिन बाद में मैंने रिवीजन पे काफ़ी फोकस किया, राइटिंग पे फोकस किया। भले मैं नोट्स नहीं बनाए, लेकिन देन आई स्टार्टेड राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर जीएस, लाइक 10-12 पेपर लिख लिए, ऑप्शनल के 10-12 पेपर लिख लिए। इवन ऐसे में पहले निगलेक्ट करता था, हमें लगता था इंग्लिश आती तो ऐसे आ जाएगा, वैसे नहीं। तो काफ़ी मिसकंसेप्शन मैंने खुद अनरेवल किए। मुझे लगता है थ्रू आउट दिस प्रोसेस यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग यू आर रिड्यूसिंग योर ओन मिस्टेक्स। ये सबसे बड़ी बात है। मिस्टेक्स तो आज भी होंगे, कल भी थी, लेकिन कल से कम मिस्टेक आज होनी चाहिए, और बाकी लोगों से कम मिस्टेक होनी चाहिए। मराठी में कहा जाता है, लोग सगळे माती खातात, बट कोण मुठभर खाणार है, कोण वंजुळभर खाणार है। सो इट्स लाइक दैट, बाकी लोग भी गलतियां कर रहे, तुम भी गलतियां कर रहे, बट इट्स अगेन अ मैटर ऑफ रिलेटिव कॉम्पिटिशन। तो ये रिलेटिव कॉम्पिटिशन के बैटल में आप कम से कम मिस्टेक करो, बाकी लोगों से कम करो। मिस्टेक तुम्हारी भी होगी, उनकी भी होगी। किसी को यूपीएससी में आउट ऑफ नंबर आएंगे नहीं, क्यों आएंगे, नोबडी इज परफेक्ट, और क्वेश्चन भी इतने रैंडम होने वाले, फिर भी किसी के 10 गलतियां होगी, तुम्हारी 8 हो जाए, तुम पास हो गए। तो यू आर नॉट बेस्ट, बट यू आर रिलेटिवली बेटर। सो ये बैटल आप जब समझ जाते हो तो कोई परफेक्शन के पीछे भागना नहीं, लेकिन मिस्टेक्स कम करनी है। और मुझे लगता है वो थ्रू आउट द जर्नी तुम्हें पता चलेगा। गाइडेंस एक लेवल तक आपको मैटर करता है, उसके बाद खुद को पता है कि यार मेरा पॉलिटी वीक है, मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, मुझे हिस्ट्री याद नहीं होता है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, ये तो आपको खुद जानना है। स्वॉट एनालिसिस की जो इंग्लिश में कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस, बीच बीच में खुद के लिए करते जाओ। और हम लोग पूरे प्रिपरेशन में एक चीज़ भूलते हैं, जो मैंने भी गलती की, वी डोंट इंट्रोस्पेक्ट, वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि यार क्या गलती हो रही है। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, हर बार क्या बोलेंगे, सीट्स कम थी, पेपर टफ था, बट दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर, ये अपने हाथ में नहीं। डिस्पाइट दैट देयर आर 10,000 पीपल हु क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। सो ये जो वी यूज्ड टू ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो ये तुम्हें थोड़ा टाइम लगे। सब लोग इनिशियली चाइल्डिश एटीट्यूड होता है कि ये होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए, बट बाद में जब तुम्हें पता चलता है इट्स नॉट द पेपर, इट इज यू, योर प्रिपरेशन इज लेस, योर प्रिपरेशन इज इनएडिक्वेट, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो आज भी मैं 2-3 साल जब मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ भाई 10,000 तो पास हो गए ना, तो अपने से गलती हुई, एक्सेप्ट करो। नहीं सर पेपर तो अलग ही था इस बार, सर एंशिएंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ ले, सर आर्ट एंड कल्चर मैंने सो दैट इज माई मिस्टेक ना, मैंने एंशिएंट किया नहीं था, उस एंगल से प्रिपेयर नहीं किया, समझ रहे हो। तो ये पूरे कंपटीशन के बैटल में आपसे कम से कम मिस्टेक होनी चाहिए। और डोंट ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ सीट्स, वेदर पेपर इज डिफिकल्ट और इजी, दैट इज नॉट इन ईरान। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम आएगा, पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा लगेगा, ये सिंपल फंडा है। बहुत इजी पेपर आया था, मुझे पता है 16 में जब मैं IRS क्लियर कर, तो बहुत इजी पेपर था, सबको 120 नंबर थे, लेकिन जब से 17-18 में टफ आने लगा, कट ऑफ इज लेस देन 100, 96 आने लगा, 90 आने लगा, तो क्या है मैटर क्या करता है, जो पास होने वाले होते हैं, जो नहीं होने वो नहीं होने। तो इसलिए क्या करना है, दोज हु आर एलिजिबल और आई विल से डिजर्विंग पीपल गेट सिलेक्टेड। अब डिजर्विंग इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, इट्स अ पैंडोरास बॉक्स। डिजर्विंग तुम खुद की नजर में हो, लोगों के अब बोलोगे कि ये लड़की बहुत पढ़ रही है, 12-12 घंटे पढ़ रही है, लेकिन ये क्या पढ़ रही है इसको पता है क्या? 12 घंटे चेयर पे बैठना, वहां जाके बैठना, तुम्हारा मन लाइक फिजिकली यार तुम्हारा मन कहीं घर पे है, मम्मी क्या बोलेगी, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, तो तुम्हारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, और लोगों की नजरों में तुम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू आर डूइंग। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन बहुत खतरनाक पढ़ना है कि भाई जो किया मैंने वो एग्जाम में यूज होने वाला है। यूटिलिटी वैल्यू देखते जाओ प्रिपरेशन में पूरे, कि यार मैं ये लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ रहा हूँ या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ आज का, तो ये आर्टिकल में कहाँ यूज कर सकते हो, इसका ऐसे में कहाँ यूज हो सकता है, इसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप पेपर में यूज होगा कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है। तो इसको कहेंगे एक्टिव लर्निंग। एंड देयर इज अनदर कंसेप्ट, स्पून फीडिंग। आपके पास बहुत बुक्स है, नोट्स है, डिजिटल सोर्सेस है, टेलीग्राम चैनल है, करोगे क्या भाई? यू आर अ सिंगल ह्यूमन बीइंग जिसको बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम सबके लिए सेम है,
250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ उसकी यूटिलिटी क्या है, मैंने जो भी बताया उसमें से कुछ फायदा होने वाला है क्या, ये सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है। ये लेक्चर की नहीं बात करो, इन जनरल तुम कुछ भी एक आर्टिकल पढ़ोगे द हिंदू से, एडिटोरियल पढ़ोगे या फिर कोई भी हिंदी मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें से जो पढ़ोगे उसका काम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये काम वाली जो बात है ना बहुत मैटर है। बी वेरी प्रैक्टिकल इन द प्रिपरेशन, डोंट ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट। बहुत बार कभी कभी कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले, साइंस बैकग्राउंड वाले, उनको साइंस एंड टेक में बहुत इंटरेस्ट है भाई, लेकिन उसका एग्जाम में वेटेज कितना है। तो ये वो ना नदी के जैसे बहना है, लेकिन ऐसे इतना नहीं बहना है कि साइंस एंड टेक के पीछे बहना है। 7 सब्जेक्ट है तो सबको इक्वल वेटेज दे दो, एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उसका एनालिसिस करके आप डिसाइड करो कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इसमें मैं और अच्छे से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो ऐसे करते करते आपको प्रिपरेशन में ये करना है। एक्टिव लर्निंग भी फोकस करो, नॉट स्पून फीडिंग। आपको रिसोर्सेज मिल गए इसका मतलब आप आईएएस नहीं बन गए। आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, उससे पढ़ोगे, उसके नोट्स निकालोगे, उसको एग्जाम में रेप्लिकेट करोगे, उसमें से रेक्टिफिकेशन करोगे, फिर फाइनल आंसर प्रोड्यूस करोगे। फिर उसके बाद भी वो जो आपका इन्विजिलेटर होगा, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको पसंद आना चाहिए। सो इट गोज थ्रू मल्टीपल स्टेजेस। तो बहुत अच्छी प्रोसेस है, इसलिए खुद पे विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। आपने तो सोचोगे, एक सिंपल एग्जाम्पल है, 5 लाख लोग प्रीलिम लिखते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं लास्ट में? 700-800 लोग। तो पहले दिन सोचोगे यार मैं तो 700 में आऊंगा ही नहीं, मैं तो क्लास में पहले 10 टॉप 10 में नहीं, सपोज ऐसा एज्यूम करो। लेकिन सिंपल करो ना, 5 लाख से पास होने वाले 10,000, 10 से होने वाले 2,500, 2.5 से होने वाले 700। ग्रेजुअल अप्रोच। तो प्रिपरेशन में एक ही दिन शॉक थेरेपी नहीं करनी, स्लोली पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, फिर न्यूज़पेपर समझने की कोशिश करो, फिर लिखने की आदत लगाओ। पहले दिन लोग बोलते सर मुझे आंसर राइटिंग करनी, भाई तुमने पढ़ाई कुछ नहीं, कुछ खाओगे तो रवंत करोगे ना, टाइप है ना। लाइक यू शुड हैव फॉडर मटेरियल, देन यू कैन रुमिनेट अपॉन इट। सो ये वाली चीज लोग करते हैं, ग्रेजुअल अप्रोच और स्लो, एकदम स्लो जाके अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे लगता हो जाएगा। So we can say that clarity of thoughts matters a lot while preparation, right? A lot. ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमने सुना आपने जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो पहले सोशियोलॉजी था एंड ड्यूरिंग द लास्ट अटेम्प्ट यू शिफ्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी। सो इसके पीछे रीजंस क्या थे और इससे कोई खास मदद मिली आपको एग्जाम में? yes, इससे काफी मदद भी मिली और रीजन सिंपल था, 4-5 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो देर वाज अ सैचुरेशन कि कितनी बार वही पढ़ोगे, सब चीजें रटी जैसे लग रही थी, स्ट्रक्चर्ड आंसर आते थे, तो उसकी वजह से कोई वेरिएशन आता नहीं था। मैं भी 15 दिन पढ़ के भी सेम ही नंबर आ रहे, तो मेरे में ज़्यादा मोटिवेशन नहीं बचा था। तो देना है एग्जाम, तो मैं बोला फिर कुछ चेंज चाहिए, बिकॉज नोवेल्टी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने एंथ्रो शिफ्ट किया। और इसके पीछे लॉजिक भी था, एंथ्रो और सोशियोलॉजी देखा जाए तो बहुत कॉमन उनमें टॉपिक होता है, करिकुलम इस काफ़ी ओवरलैपिंग था, वो भी रीज़न था। और एंथ्रो 2 का और सोशियो 2 का पेपर भी काफ़ी हद तक मैच होता था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, आई वॉज डूइंग ट्रेनिंग, तो मेरे पास 3-4 घंटे मिलने वाले थे। ये मैं तो सब ये 3-4 फैक्टर मिला के मैंने डिसाइड किया कि फॉर चेंज, ओवरलैपिंग एंड ऑब्वियसली टू हैव मोर मोटिवेशन इन प्रिपरेशन। थोड़ा नया पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, तो इसकी वजह से और काफ़ी मदद भी, आई स्कोर्ड वेल इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके तो सर, बेशक हमारे दर्शकों का ये कन्फ्यूजन तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शनल हमें हमेशा एक इंटरेस्ट के बेस पे चूज़ करना चाहिए, ताकि ये लंबी प्रोसेस है एग्ज़ाम की, तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा टाइम उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इंटरेस्ट लूज भी होना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन है कि सर आपने वर्क लाइफ और अपने प्रिपरेशन के दोनों के बीच में जो संतुलन या फिर हम कह सकते हैं एक बैलेंस मेंटेन रखा, तो वो कैसे रखा? देखो काफ़ी हद तक मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चा था और नए जगह पे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ये किया था अपने स्टडी का टाइम ही चेंज कर दिया। बच्चों को सुला के रात में पढ़ता था, फिर सुबह लेट उठ के ऑफिस निकल जाता था। तो ये तुम्हें, मुझे लगता है ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है, लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तुम कर क्यों रहे? बीच बीच में मुझे लगता था यार एक तो ऑप्शन नया लिया, मुझे कुछ आता नहीं है और एग्जाम देने का कोई मैटर नहीं करते, तो ऑफिस से लीव नहीं मिल रही तुम्हें, तो वी आर हैविंग सो मेनी बहानाज, सो मेनी एक्सक्यूजेस कि ये हो नहीं सकता है। बट एट द एंड देयर हैज टू बी सम प्रोपेलिंग फोर्स कि तुम कर क्यों रहे हो। एज आई एम इन द प्रोसेस और 5-6 ईयर्स, तो मेरा एक मोटिवेशन हमेशा था, तो वो मोटिवेशन तुम्हें हमेशा जगाता है। चलो हम लोग काफ़ी बड़े बड़े कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन स्मॉल ड्रीम इज अ क्राइम एंड ये वो कभी कभी काम नहीं आते, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू इंस्पिरेशन फटीग। आफ्टर अ पॉइंट क्या इंस्पिरेशन लोगे ना यार, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में क्या है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी खुद को माइक्रो मैनेज किया था कि मुझे करना क्या है। 3-4 घंटे पढ़ाई देखिए भी मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और बाकी टाइम तो बच्चे के साथ खेलो, फिर घर में टाइम है, ऑफिस में काम होता था, सब कुछ नया नया था। लेकिन मुझे लगता है मोटिवेशन ने बहुत हेल्प किया संतुलन बनाने के लिए। संतुलन कभी जीवन में कभी परफेक्ट होता नहीं है, अभी आगे जाके तो और फील्ड पे इतना काम होता है, कभी 10 घंटे कभी 15 घंटे, तभी तो और संतुलन खराब होने वाला है। लेकिन फिर तभी भी तुम्हें लाइक आईएएस बनना बहुत आसान है, लेकिन आईएएस बनने के बाद आईएएस में टिकना तो और मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि आप फैमिली को टाइम दे नहीं पाते, इतने रिस्की काम होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यू आर हेड ऑफ सो मेनी कमिटीज, डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, ये सब कुछ काम करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। तो मुझे लगता है ये मोटिवेशन आप प्रिपरेशन के दौरान ही आपके पास आता है, एंड दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट योर लाइफ कि करना क्या है भाई, मैं आया ही क्यों है, बस संघर्ष के लिए नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें करने के लिए आता है। और वो काम जब तुम करते हो तो मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन, जैसे आपका ही फाउंडेशन है, यू पीपल आर वेरी यंग एट दिस एज, आई वाज नोइंग कि आई मस्ट बी रीडिंग ओनली पुणे टाइम्स और समथिंग लाइक दैट, और कुछ नहीं किया था लाइफ में, लेकिन तुम लोग काफ़ी लकी हो, एटलीस्ट यू आर वेरी कॉन्शियस जनरेशन की, तुम्हें पता है। भैया हमें थोड़ा लेट पता चला, लेकिन इस काम के लिए आपको कभी बोर होता नहीं, क्योंकि आपको पता है यार इसमें मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तो सेम है प्रिपरेशन के टाइम भी वही है, क्योंकि प्रिपरेशन का एंड मुझे पता है, तुम ये बनोगे तो ये काम करने का मजा आएगा। तो आई थिंक that matters a lot, so it is going to help in balance, so there will be no perfect balance in your life throughout, but कोशिश करोगे, यहाँ वहाँ टिंकरिंग्स एडजस्टमेंट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन आर द फैक्टर्स जो हम लोगों को कंसिस्टेंसी में हेल्प करते हैं। श्योर, यस। सर अभी आपने अपने जॉब लाइफ के बारे में बताया ही है, तो हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपकी आईआरएस ऑफिसर की जर्नी कैसी रही और इस दौरान आपने क्या क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर की। तो आईआरएस की ट्रेनिंग ही हम लोग को 1.5 साल की हुई थी, तो ट्रेनिंग वाज वेरी टेक्निकल, वेरी स्पेसिफिक, बट जितना कुछ पढ़ा वो फील्ड पे कितना इंपॉर्टेंट है, जो फील्ड में जाने के बाद ही पता। क्लास में हमें लगता है यार कितना बोरिंग पढ़ रहे, लेकिन जब खुद में साइन करने लगा, खुद जब ऑर्डर लिखने लगा, तब पता चला कि यार हम लोग एकेडमी में थोड़ा बहुत ढीला बन जाते हैं यार, हम लोग तो सिविल्स की प्रिपरेशन करके आए, फिर पार्टीज करो, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जिस जॉब के लिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर थ्रू आउट योर लाइफ, तो उसके लिए तो उतनी शिद्दत मुझे लगता है दिखाने की ज़रूरत है। तो मेरी आईआरएस की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। कोविड आया था फर्स्ट वेव, उसी के बीच में मेरी कटनी जैसे एक एमपी में, ईस्टर्न एमपी में एक जगह कटनी जिला है, वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहाँ पे कुछ दिनों के लिए काम किया, उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई जबलपुर। वहाँ पे मैंने फेसलेस असेसमेंट स्कीम में असेसमेंट का काम किया, काफ़ी 100 केसेस किए होंगे, लेकिन काम वर्क वॉज वेरी न्यू, मैं भी नया, काम भी नया, तो मुझे लगता है इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनिशियली थोड़ा थोड़ा बोर भी लगता था यार, क्या करने आए थे, क्या हो रहा है, लेकिन इसमें यही सीखने को मिला यार, कैसी भी सिचुएशन हो, ह्यूमन शुड बी एबल टू अडेप्ट। तो मैंने वही सीखा यार, तुम कहीं पे भी रहो, हमें लगता है कि यार इतनी छोटी जगह कैसे रहेंगे, ये काम कैसा करेंगे, लेकिन जब तुम्हें पता है कि यही मेरी लाइफ है और इस पर ही मेरा एग्जिस्टेंस डिपेंड है, सर्वाइवल इज डिपेंड ऑन दैट, देन यू गेट अडेप्टेड टू इट। तो आईआरएस की जर्नी भी काफ़ी एनरिचिंग रही। पैरेलली मैं सिविल्स के लिए फिर प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे लिए इट वॉज अ वेरी गुड लाइफ, काम भी करो, काम में भी बैलेंस। उसके बाद घर ही भी आता था तो काफ़ी व्यस्त रहता था प्रिपरेशन में, मुझे लगता था वो 1 साल मेरा वैसे भी काफ़ी हैपनिंग रहा। तो मैंने एंजॉय भी किया, खुद के लिए पढ़ाई भी की, फैमिली को भी टाइम भी दिया, तो इट वॉज गुड टाइम ओवरऑल। ओके सर, थोड़ा सा आपके इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि ये प्रोसेस एक बहुत लंबी है, हम सभी को पता है, तो कई बार जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हार मान जाते हैं कि बस अब नहीं होता, अब नहीं करना है। तो आपने सर इतने अटेम्प्ट्स में फाइनली अपना पूरा सपना पूरा किया, तो आपको ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इतना मोटिवेटेड या फिर इंस्पायर्ड रखा थ्रू आउट द प्रोसेस? मुझे लगता है मेरी अपब्रिंगिंग, आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, वहाँ पे वैसे तब मुझे कोई आईएएस बनने का चस्का नहीं था, और ऐसा मोटिव, तो अब आईएएस भी नहीं पता होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो बैकग्राउंड ऐसा था, अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि बहुत सोशलाइज्ड हूँ। तो मुझे जब जैसे जैसे बड़ा होता गया, बाद में पता चला यार आई एम अ पर्सन हु एंजॉय टू बी विथ पीपल, लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। तो पहले 3 साल तो जब जॉब कर रहा था तब पता ही नहीं, बस मुझे महाराष्ट्र में जॉब शिफ्ट करना था, एकदम छोटा छोटा गोल था, ऐसा कोई आईएएस बनना है, फिर देश सेवा करना है। इनिशियली आई वाज आल्सो इमैच्योर इन द सेंस दैट कि पता ही नहीं, फिर जैसे जैसे पता था मुझे आईएएस बनने का ज़्यादा मोटिवेशन मुझे लगता है आईआरएस जाने के बाद पता चला। आईआरएस इज़ अ वेरी गुड सर्विस, वहाँ पे मैं टेक्निकल काम कर रहा था, लेकिन एट दिन मुझे लगता था यार जो जो पर्पज़ मैं करना चाहता हूँ, लाइक 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम है, उनका काम कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनसे बात करके उनको एटलीस्ट राहत दे सकते हैं, एंड दैट यूज्ड टू बी माय सोर्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन सिंस डे व्हेन आई स्टार्टेड। अदरवाइज टू सस्टेन इन दिस ग्रोइंग जर्नी इट्स अ टफ पार्ट, बट मुझे लगता है कि लोगों के साथ रहना, उनके साथ काम करो, फिर जो कुछ है, आई कैन बी वेरी सोशल विथ पीपल एंड आई मेंटेन गुड कॉन्टैक्ट विथ पीपल, सो वो एक मेरा इनर नेचर है। सो एनी वर्क विच इज इन सिंक विथ माई नेचर, आई लाइक दैट वर्क, फिर आईएएस का हो या आईपीएस का हो, इवन एनजीओ वर्क आई लाइक, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों के साथ रहना और काम करने, यहाँ से जो आता है वो बाहर भी दिखता है, तो वो रेजोनेंस वाला चीज़ होती है, मुझे लगता है वो, फिर मुझे लगता है उसी की वजह से मैं काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा था, और
अभी देखते जाके काम तो करूंगा ही, वो जो अभी पर्पस के लिए आया अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुआ हुआ। सर हम लोगों ने जब आपके बारे में पढ़ा और आपके बारे में जब जानकारी ढूंढ रहे थे, तब हमें पता चला कि आपका मानना है कि प्रीलिम्स क्रैक करना उतना टफ नहीं है जितना एस्पिरेंट्स को लगता है, और आपने खुद प्रीलिम्स को 6 बार क्रैक किया है। सो आपका प्रीलिम्स को लेकर क्या अप्रोच था, या कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था? Prelims has been my very strong point. With interview has been a weakness point, but prelim has been a very strong point. For the reason मेरे foundation जो NCERT और बेसिक बुक्स है वो बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज किए। लाइक लक्ष्मीकांत जैसा बुक में हर अटेम्प्ट में 10 बार 12 रिवाइज करता था। रीज़न क्या है भाई, उसके 20 क्वेश्चन आने वाले और उसमें मुझे गलती नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ें एस्पायरेंट जनरली एंशियंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट निगलेक्ट करते, वहाँ पे मैं दैट यूज टू बी माई स्ट्रेंथ, वहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क लेता था कि इसको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आते थे कि 5-6 क्वेश्चन आते, उसमें से 3 भी तुम्हें आते तो फिर भी तुम्हें एज मिलती थी। और थर्ड मेरा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत अच्छा है। मैंने एक पैटर्न ढूंढा था कि यार साइंस टेक में क्वेश्चन कैसे आते, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन कैसे आते, तो आई हैव डन मोर मेटिकुलस एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर देन ऑल द दिस। हम लोग जो पेपर लिखते हैं ना, लाइक कोई भी कोचिंग के, उससे ज़्यादा मैं अपने यूपीएससी पेपर पे ट्रस्ट करता था कि यार ऐसे टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, और यूपीएससी के पेपर बहुत ईजी होते थे। बस तुम्हें यूपीएससी एग्जामिनर की साइकोलॉजी जाननी है। तो कभी एक आधी चीज़ वो फैक्ट देंगे, वो गलत देंगे। कोई किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव होगा वो आइदर बाय एनजीओ का होगा या कोई मिनिस्ट्री का होगा, तो वो तुम्हें जानना है बस कि कैसे करना है। तो ये जो माइक्रो लेवल का एनालिसिस है वो मैं करता था, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, और उसमें से निकालना कि यार साइंस टेक के क्वेश्चन कैसे, हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे, कहाँ पे ये गलत देते। और मोर और लेस यूपीएससी पैटर्न हैज बीन वेरी प्रेडिक्टेबल फॉर दैट रीजन। भले ही क्वेश्चन कितने भी रैंडम आ जाए, लेकिन तुम्हें एक अंदाजा यार ये 10 की जगह 100 दिया है तो कुछ डाउट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी दिया है, कुछ तो डाउट हो सकता है, WTF की जगह दूसरी कोई एनजीओ दी, डाउट हो सकता है, ट्रैफिक दे दिया। तो ऐसे टाइप मैंने काफ़ी एनालिसिस किया था, और मुझे वेटेज अच्छे से पता था कि एनवायरनमेंट को अच्छे पढ़ना है, पॉलिटी को अच्छे पढ़ना है, और जो कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की नहीं आती तो उनका ऊपर वाला एटलीस्ट एनसीईआरटीज पढ़ता था, और रिवाइज काफ़ी बार किया था। और एज यू सेड कि मैंने 6 बार क्लियर करने का रीज़न है कि इतनी बार रिविजन हो चुकी थी, कभी भी जाओ पेपर में लिख के तो आना ही है। और एक बार सिलेक्शन होने के बाद वैसे भी थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस होता, चलो यू हैव नथिंग टू लूज। तो उस चक्कर में मैं काफ़ी अटेम्प्ट भी करता था, रिस्क लेता था, जो मैं बिगिनर को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन विथ इंक्रीजिंग अटेम्प्ट्स तुम्हारी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ जाती है, और थोड़ा सा क्या होता है, इतनी बार रिवाइज किया, ये हमें नहीं आते तो किसको आता होगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के चक्कर में होता था, और मोस्टली आई क्लियर ऑल द प्रीलिम्स विथ फॉरेस्ट कट ऑफ, तो 20-30 नंबर के मार्जिन से कट ऑफ क्लियर होता था। सर एग्जाम से लेकर ही एक और सवाल दिमाग में आता है कि जैसे कि हम 2022 का प्रीलिम्स का पेपर देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड में थोड़ा चेंज हुआ है, तो बच्चों का माइंडसेट क्या होना चाहिए इस चीज़ के अप्रोच को लेकर के? ऐसे टाइम पे बच्चों को ना काफ़ी कॉशियसली पेपर सॉल्व करना चाहिए। पहले लाइक बहुत लोग प्री डिसाइडेड होते कि मैं 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। सपोज तुम्हें पता है कि यार 7-8 क्वेश्चन बहुत टफ है, उसको स्किप कर दो, नहीं आते तो बाकी। लेकिन तुम देखो ना 8-9 क्वेश्चन छोड़ दो एंशिएंट ईयर जो टैबुलर फॉर्मेट में थे, बाकी छोड़ो तो काफ़ी क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। इसमें 2 स्ट्रैटेजी, तो आता नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो, फिर आता नहीं ना, जितना आता है उतना ही सॉल्व करो। 60-70 तो सबको आता है, उतना मिनिमम प्रिपरेशन, उसमें तुम क्लियर कर जाते हो। मुझे लगता है कट ऑफ तो कितना अभी तक कट ऑफ आया कि पता नहीं, फिर भी इट विल अबाउट 90-95, नॉट मोर देन दैट। तो वही माइंडसेट है मेरा पहले अटेम्प्ट से, एक ही माइंडसेट है कि यार पेपर टफ है तो इट इज टफ फॉर एवरीवन, पेपर इजी तो इट इज इजी फॉर एवरीवन। तो ऐसे नहीं मन में जाना यार मुझे 120 क्रॉस करना था, लेकिन यार पेपर जरूरत ही नहीं भाई, 85 पे तुम पास हो रहे थे, क्यों 120 के पीछे जाना है। तो पेपर को मुझे लगता है ना, उस जैसे क्रिकेट में बॉल आता है वैसे हम खेलते हैं, लाइक राहुल द्रविड़, टेस्ट में कैसे खेलना है, वनडे में कैसे खेलना है, वैसे पता होना चाहिए। तो प्रीलिम के हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें यही याद है, और मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता है, और लेना है तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अनवारंटेड रिस्क लेने से फ़ायदा ही क्या है। क्वेश्चन तुम सॉल्व कोई गलत क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो 0.66 तुम अर्न करते हो, यू आर लूजिंग नथिंग। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैं जनरली मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले मैं डिसाइड करता था कि कॉक श्योर क्वेश्चन, जहाँ पे मैं 100% श्योर है उसका एक कैटेगरी, सेकंड जहाँ पे मुझे रिस्क लेनी ही लेनी है, और तीसरा है कि जहाँ छोड़ने ही छोड़ने हैं। भले मैंने बहुत टाइम में ये अप्लाई नहीं किया, लेकिन जनरली ये तीनों स्ट्रैटेजी बहुत है। देयर आर सम क्वेश्चन विच नीड्स टू बी स्किप्ड, नहीं आता है तो नहीं आता है ना भाई, छोड़ दो। 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, 15-20 क्वेश्चन जो BSc A और D ऐसा वाला कन्फ्यूजन है, क्योंकि क्लैरिटी इतनी आती नहीं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। तो उस टाइम पे वो 15-20 में तुम रिस्क ले सकते हो, बाकी 40-50
आपका पहला अटेम्प्ट या 10वां अटेम्प्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, सबको आते हैं उतने क्वेश्चन, उतना तो प्रिपरेशन होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है इतना टफ नहीं जितना ट्रेंड लग रहा है। यूपीएससी का पैटर्न आज भी वही है, बस मुझे लगता है कि थोड़ा एंशिएंट मिडिवल में वेटेज ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि जितना वेटेज हम जीएस को देते उतना सीसैट को देते नहीं। काफ़ी लोग सीसैट में फेल हो रहे, तो आपका संतुलन के बारे में आपने ही पूछा, और लोग हम संतुलन नहीं करते, सीसैट को इतना टाइम देते और बाकी जीएस को देते, और फिर जीएस में देखे भी तुम जीएस बॉर्डर पे आते हो, सीसैट भी फेल हो जाते, तो वो है ना, कोई मैटर नहीं करता। जिसको सीसैट टफ लगता है, कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, उसको लगता है कि यार मेरे से होगा नहीं, ज़्यादा टाइम दे दो। बाकी जीएस में आफ्टर अ पॉइंट देयर इज अ लिमिटेशन, कितना मार्क्स स्कोर करोगे, ये भी है ना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा संतुलन आपको करना है, और कोई पेपर ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा है, और कोई यूपीएससी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आपको एनालाइज करना है। आप कम से कम 10 साल के पेपर एनालाइज कर लो, और आप देख लेना कि कितना पेपर में कॉमन थ्रेड आज भी दिखेगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने ये पेपर भी सॉल्व किया है, इसके पहले तो मैंने खुद दिया, और इसके पहले काफ़ी अटेम्प्ट मैंने खुद दिए, तो मुझे पता है कि पैटर्न क्या है। भले मैंने ड्यूरिंग पेपर गलतियाँ की, लेकिन बाद में मुझे रैशनल पता चला कि यार मैंने ये गलती क्यों की है। तो इतना भी पोस्ट फैक्टो एनालिसिस भी करना जरूरी है, भले ही पोस्टमार्टम हो, लेकिन उसे आपको क्लिनिकल रीजन पता चले यार पॉलिटी में पढ़ के भी मेरे से रिकलेक्ट नहीं हो रहा, या एंशन में कितना भी पढ़ो रिकलेक्ट नहीं होता। तो आपको आपकी वीकनेसेस ढूंढनी पेपर से, रादर देन गेटिंग डिमोरलाइज बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जाम। आप इसको एनालाइज करोगे तो देयर आर सर्टेन कांस्टेंट। ओके सर, सो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आर देमसेल्फ अ मिरर टू द अपकमिंग एग्जाम। सो ट्रू। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि अभी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, तो आपका लबासना का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आने वाले सालों में वो कौन से सेक्टर्स या एरियाज होंगे जिसमें आप चेंजेस लाना पसंद करेंगे? ट्रेनिंग इन लबासना वाज रियली गुड, एंजॉय भी होता है, थोड़ा ओरिएंटेशन भी मिल जाता है। आपको ऑफिसर बनाते हैं बेसिकली, आपको डेली स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल ओरिएंटेशन, बेसिक आपको सर्विस कैसे वर्क होती है, हाउ हायरार्की वर्क्स इन द गवर्नमेंट, आपको कोड ऑफ कंडक्ट जानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो सब्जेक्ट हमें सिविल्स में भी पढ़े होते हैं, उसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज अ डीकंस्ट्रक्शन मॉड्यूल होता है। क्या होता है, पीपल इन सिविल सर्विस आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई गाँव का है, कोई सिटी का है, कोई फॉरेन पढ़ा है। तो आर फर्स्ट लेक्चर इन एफसी वाज टेकन बाय पोपटराव पवार, हु इज द सरपंच ऑफ हिवरे बाजार, राइट। तो ऐसे लोग आके आपको सेंसिटाइज करते इश्यूज के बारे में। तो और इवन राईबाई पॉपेरे हु इज फ्रॉम अकोले तालुका विच इज नियर बाय अस, शी इज कॉल्ड एज सीड माता और सीड मदर ऑफ इंडिया। तो आप देखो ऐसे लोग आते हैं, जब गाँव ग्रासरूट लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनका मोटिवेशन हमें मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनसे हमें ये भी पता चलता है कि एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सर्विस वी आर फेलिंग समवेयर। तो वो लूपहोल जानने में भी काफ़ी मदद होती है, ये इनिशिएटिव जो होता है। और फिर बाद में सीनियर लेवल के ऑफिसर आते हैं, आईएएस हो या कोई भी सर्विस से आते हैं, जिन्होंने उस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, तो वो लोग आते हैं और जब लेक्चर देते हैं दैट इज रियली मोटिवेटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले लाइक एकेडमिक हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं पढ़ते, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट में करना क्या है, आपको खुद को मोटिवेट कैसे रखना है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको कैसे कैसे स्टेक होल्डर के साथ डील करना है, ये सब कुछ पढ़ने को मिलता है। तो ट्रेनिंग इज वेरी प्रोडक्टिव इन दैट सेंस। और उसके बाद क्या पूछा कि किस सेक्टर में काम करना। सो माई वर्क, आई वुड लाइक टू वर्क इन एजुकेशन सेक्टर। बीइंग लाइक मुझे लगता है कि यार देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, बट आई एम बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एटलीस्ट टिल 10th। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सेक्टर इतना खराब है जितना लोगों को दूर से लगता है। तो ये जो परसेप्शन है कि गवर्नमेंट में एजुकेशन नहीं अच्छा मिलता है, मुझे गिवन अ चांस जिस एरिया में मैं काम करूंगा, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर एजुकेशन। वो तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है। कुछ दिनों के लिए मैंने खुद पढ़ा है, तो मुझे एक टीचिंग वाला जो माइंड सेट है वो तो हमेशा है। तो एजुकेशन हैज़ बीन अ वेरी interesting point or interesting sector for me. So in the future I would like to work in education, and because of that people like you and your organization is also working to tap our demographic dividend to work with the rural area, skill development, human capital, education basic हम अच्छा देंगे तो आप आगे जाके और उस पर अच्छी बिल्डिंग बांध सकते हैं। Yes, so base should be strong. Yes. Sir, this is actually our last question. Sir, एक अगर आपको टैगलाइन या फिर एक संदेश हमारे YRB फाउंडेशन को देना है या एस्पिरेंट्स को देना है, तो वो क्या होगा? खुद का पर्पस ढूंढो। देयर शुड बी अ पर्पस इन योर लाइफ। मैं क्यों ये कर रहा हूँ, हम लोग हर चीज करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, रीजन है। भले वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, भले मैं क्यों आया हूँ, आप क्यों आए, किसी को पता नहीं, बट देयर इज सम पर्पस। तो मुझे लगता है आपका पर्पस क्या है, देयर हैज टू बी अ पर्पस इन लाइफ। तो वो कुछ भी हो सकता है।
थैंक यू। थैंक यू सर कि आज आपने अपना समय निकाल के हम लोगों को अपना समय दिया, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और आपका दिया हुआ जो गाइडेंस है वो फॉर श्योर हम जैसे एस्पिरेंट्स को अपने अपकमिंग ईयर्स में गाइड करेगा। और सर, जब आपकी जर्नी हम अब लोग सुन रहे हैं तो मुझे कुछ लाइंस बोलने की इच्छा है कि जैसे मुश्किलों से भागना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, डर के भागने से कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने से कदमों में जहान होता है, लड़ने से कदमों में जहान होता है। एकदम सही कहा प्रांजल सर। एट दी एंड हमारे बातों पे फुल स्टॉप लगाने से पहले हम आपको YRV फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much.